दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? कभी हम बिना सोचे तुरंत निर्णय ले लेते हैं और कभी कभी वही निर्णय हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। डेनियल कानेमैन, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में यही समझाते हैं कि हमारा दिमाग दो सिस्टम्स पर काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। आज हम इस किताब की पूरी यात्रा करेंगे, तेज दिमाग और धीमे दिमाग को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारी सोच, फैसले और जिंदगी को दिशा देते हैं। डेनियल कानेमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में इंसान के सोचने के तरीके को दो हिस्सों में बांटा गया है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। यह विभाजन हमें बताता है कि हम कैसे जल्दी और बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और कैसे धीरे धीरे सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। सिस्टम 1, स्वचालित और सहज दिमाग। सिस्टम 1 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तेजी से काम करता है और जिसे किसी भी तरह के मानसिक प्रयास की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। यह हिस्सा हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह कैसे काम करता है? यह बिना किसी चेतन प्रयास के हमारे आसपास की जानकारियों को प्रोसेस करता है। यह हमेशा काम करता रहता है, हमारे अनुभवों, यादों और भावनाओं को जोड़कर एक सहज कहानी बनाता है। यही वजह है कि जब हम किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें यह सोचना नहीं पड़ता कि यह कौन है। सिस्टम 1 तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लेता है। इसी तरह अचानक तेज आवाज होने पर हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, या जब हम गुस्सा होते हैं तो चेहरे पर गुस्से का भाव तुरंत आ जाता है। इसकी ताकत और कमजोरियां, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी गति और दक्षता है। यह हमें दिन भर के अनगिनत छोटे छोटे काम बिना ज्यादा सोचे समझे करने में मदद करता है, जैसे सड़क पर चलते समय अचानक आ रहे वाहन से बचना। हालांकि इसकी कमजोरी यह है कि यह गलतियां कर सकता है, खासकर तब जब हालात जटिल हों या जानकारी अधूरी हो। यह अक्सर पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। सिस्टम 2, तार्किक और विचारशील दिमाग। सिस्टम 2 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो धीरे और सोच समझकर काम करता है। जब हमें किसी जटिल समस्या को हल करना होता है तो सिस्टम 2 सक्रिय हो जाता है। यह कैसे काम करता है? यह गणित के सवाल हल करने, तार्किक तर्क देने या किसी बड़े निर्णय पर विचार करने जैसे कामों को संभालता है। यह सावधान, विश्लेषणात्मक और तर्क संगत होता है। इसका काम है सिस्टम 1 के सहज निर्णयों की जांच करना, उन्हें सही ठहराना या सुधारना। इसकी ताकत और कमजोरियां। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सटीक और तर्क संगत फैसले लेता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह आलसी है और बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा की मांग करता है। यही वजह है कि यह हमेशा सक्रिय नहीं रहता। जब भी संभव हो, यह सिस्टम 1 को काम करने देता है और खुद निष्क्रिय रहता है। दोनों की साझेदारी, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों मिलकर काम करते हैं। जब सिस्टम 1 को कोई ऐसी समस्या मिलती है जिसे वह हल नहीं कर सकता, तो वह मदद के लिए सिस्टम 2 को बुलाता है। जैसे अगर आपको एक जटिल गणितीय समीकरण जैसे 3347 हल करने को दिया जाए तो सिस्टम 1 को तुरंत इसका जवाब नहीं पता होगा और वह सिस्टम 2 को बुलाएगा। इस साझेदारी का एक अद्भुत उदाहरण तब मिलता है जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। शुरुआत में आपको हर एक कदम के बारे में सोचना पड़ता है। क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, यह सब सिस्टम 2 का काम है। लेकिन समय के साथ यह काम इतना स्वचालित हो जाता है कि सिस्टम 1 उसे संभाल लेता है और आप बिना सोचे समझे गाड़ी चला पाते हैं। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि हमारे दिमाग में दो अलग अलग तरह के सिस्टम काम करते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमें पता होता है कि कोई निर्णय गलत है, फिर भी हमारा दिमाग तेजी से उसी तरफ झुक जाता है? क्या सिस्टम 1 हमेशा सिस्टम 2 से ज्यादा शक्तिशाली होता है? डेनियल कानेमैन की किताब का दूसरा अध्याय ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस है। यह हमें बताता है कि हमारा दिमाग कैसे शॉर्टकट लेता है और यह शॉर्टकट कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। ह्यूरिस्टिक्स, दिमाग के शॉर्टकट, जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया था, हमारा सिस्टम 1 तेजी से काम करता है। इस तेजी को बनाए रखने के लिए यह कुछ मानसिक शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स हमें जटिल समस्याओं को बिना ज्यादा मेहनत के हल करने में मदद करते हैं। ज्यादातर मामलों में ये कारगर होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें व्यवस्थित तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं, जिसे कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं।
प्रमुख कॉग्निटिव बायसेस। कहमैन ने कुछ सबसे आम और प्रभावशाली बायसेस का जिक्र किया है। 1. अवेलेबिलिटी बायस। यह बायस तब होता है जब हमारा दिमाग किसी घटना की संभावना को उस घटना की उपलब्धता के आधार पर आंकता है, न कि उसकी वास्तविक आवृत्ति के आधार पर। उदाहरण, जब हम खबरों में लगातार हवाई जहाज दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि असल में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या हवाई दुर्घटनाओं से कहीं ज्यादा होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हवाई दुर्घटनाएं दुर्लभ होती हैं और जब होती हैं तो उनका कवरेज बहुत व्यापक होता है, जिससे वे हमारे दिमाग में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह अगर आपको अपने आसपास सफल उद्यमियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं तो आपको लगता है कि उद्यमी बनना बहुत आसान है, भले ही इसके सफल होने की दर बहुत कम हो। 2. एंकरिंग इफेक्ट। यह बायस तब होता है जब हमारा दिमाग किसी शुरुआती एंकर या जानकारी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और बाद में आने वाली जानकारियों को उसी के हिसाब से समायोजित करता है। उदाहरण, सोचिए कि आप किसी दुकान में एक जैकेट खरीदने गए हैं। दुकानदार पहले आपको उसकी कीमत Rs 5,000 बताता है और फिर कहता है कि आज इस पर 50% की छूट है। अब उसकी कीमत Rs 82 हो जाती है। Rs 5,000 का एंकर हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें Rs 82 की कीमत बहुत अच्छी डील लगती है, भले ही जैकेट की असली कीमत Rs 1500 ही क्यों ना हो। यह प्रभाव बातचीत, वेतन की बातचीत और यहां तक कि कानूनी फैसलों में भी देखा जा सकता है। 3. सब्स्टिट्यूशन। जब हमारे सामने कोई कठिन सवाल आता है तो सिस्टम 1 अक्सर उसे एक आसान सवाल से बदल देता है जिसका जवाब वह आसानी से दे सकता है। उदाहरण, कठिन सवाल, क्या यह नई सरकारी पॉलिसी देश के लिए फायदेमंद होगी? आसान सब्स्टिट्यूट सवाल, क्या मुझे उस नेता पर भरोसा है जिसने यह पॉलिसी पेश की है? इस तरह हम असली और जटिल सवाल को छोड़कर एक भावनात्मक और आसान सवाल का जवाब देते हैं। यह बायस हमारे राजनीतिक विचारों, निवेश निर्णयों और व्यक्तिगत संबंधों में बहुत बार देखा जाता है। निष्कर्ष, इन बायसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारा तेज सहज सिस्टम 1 हमें गुमराह कर सकता है, खासकर तब जब हम ध्यान नहीं देते। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि हमारा दिमाग कैसे शॉर्टकट लेता है और गलतियां करता है, तो क्या हम जानबूझकर अपने पूर्वाग्रहों को बदल सकते हैं या वे हमारे दिमाग का इतना अभिन्न अंग हैं कि हम उन्हें कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे? डैनियल कहमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का 3रा अध्याय अति आत्मविश्वास और भविष्यवाणी की गलती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम अक्सर अपने ज्ञान और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं, जबकि हमारे पास अक्सर पूरी जानकारी नहीं होती। अति आत्मविश्वास सच्चाई से परे हमारा सिस्टम 1 एक सहज और सुसंगत कहानी गढ़ने में बहुत माहिर होता है। यह कहानी हमें पूरी दुनिया को समझने और उस पर भरोसा करने में मदद करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या होती है। यह आत्मविश्वास पैदा करती है, भले ही कहानी अधूरी हो या गलत जानकारी पर आधारित हो। इसी अति आत्मविश्वास के कारण हम अक्सर सोचते हैं कि हम भविष्य के बारे में सटीक अनुमान लगा सकते हैं। भविष्यवाणी की गलती। कहमैन कहते हैं कि हम इंसानों में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता बहुत कम होती है, खासकर उन जटिल प्रणालियों में जहां अनिश्चितता ज्यादा होती है। उदाहरण, शेयर बाजार। कई वित्तीय विशेषज्ञ और विश्लेषक शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहमैन के शोध से पता चलता है कि इन विशेषज्ञों के अनुमान अक्सर सामान्य लोगों के अनुमानों से बेहतर नहीं होते। इसका कारण यह है कि बाजार में बहुत सारे कारक एक साथ काम करते हैं और यह भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है कि वे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। व्यवसाय। नए व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमी अक्सर अपनी सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त होते हैं। वे अपने प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, जबकि असफल होने की संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। चिकित्सा निर्णय। यहां तक कि डॉक्टर और विशेषज्ञ भी कभी कभी अपनी भविष्यवाणी में गलत हो सकते हैं। एक डॉक्टर को लगता है कि वह किसी विशेष बीमारी का निदान आसानी से कर लेगा,
लेकिन जब अप्रत्याशित लक्षण सामने आते हैं तो उनका शुरुआती आत्मविश्वास गलत साबित हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? इस अति आत्मविश्वास के पीछे कई कारण हैं। कम जानकारी। हम अक्सर कम जानकारी के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हमारा दिमाग खाली जगह को भरने के लिए काल्पनिक कहानियां बनाता है और फिर उन पर विश्वास करने लगता है। दिखावा। लोग अक्सर अपनी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं क्योंकि वे दूसरों के सामने ज्ञानी और सक्षम दिखना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी बायस। एक बार जब हम किसी बात पर यकीन कर लेते हैं तो हम उसी से जुदा सबूत ढूंढते हैं और बाकी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें अपने आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति अपने अनुमानों पर संदेह करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज हमें तर्कसंगत और संभावित लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह असल में होगी। भविष्य अक्सर हमारे अनुमानों से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित होता है। अब जब हमें यह पता चल चुका है कि हम कितने अति आत्मविश्वासी हैं, तो क्या हमारे लिए इस अति आत्मविश्वास से बचना संभव है, या यह हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कभी बदल नहीं पाएंगे? और अगर हम इसे बदल सकते हैं तो कैसे? नुकसान का डर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस सिद्धांत पर जिसने डैनियल कानेमन को नोबेल प्राइज जिताया। इसका नाम है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमें यह बताती है कि इंसान फैसले कैसे लेता है, खासकर जब मामला जोखिम, रिस्क और नुकसान, लॉस से जुड़ा हो। 1. नुकसान का डर बनाम फायदे की खुशी। सोचिए, अगर आपको अचानक 1000 रुपए मिल जाए तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर अचानक आपके पास से 1000 रुपए चले जाए तो आपको कैसा लगेगा? मनोविज्ञान कहता है 1000 रुपए मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा दर्द होता है 1000 रुपए खोने का। यही है लॉस अवर्जन, यानी हम इंसान नुकसान से बचने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं बजाय फायदा पाने के। 2. शेयर बाजार। मान लीजिए किसी ने शेयर खरीदा 100 रुपए का, अब उस शेयर की कीमत गिरकर 80 हो गई। ज्यादातर लोग तुरंत बेच देंगे? नहीं, वे कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, वापस 100 पर आ जाएगा तब बेचूंगा। लेकिन सच ये है कि कभी कभी वो शेयर 60, 40 या 20 रुपए तक गिर जाता है। फिर भी इंसान बेचने से डरता है क्योंकि वह नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जबकि वही इंसान अगर शेयर 100 से बढ़कर 120 हो जाए तो जल्दी बेच देता है। चलो फायदा लॉक कर लेते हैं। मतलब हम लोग नुकसान से बचने के लिए बेवकूफी भरे डिसीजंस लेते हैं। 3. गैम्बलिंग और रिस्की डिसीजंस। इसी वजह से लोग जुआ, लॉटरी या रिस्की बेट्स में फंस जाते हैं। मान लीजिए किसी को कहा जाए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 1. 100% चांस है कि आपको 500 रुपए मिलेंगे। 2. 50% चांस है कि आपको 1000 रुपए मिलेंगे और 50% चांस है कि कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन अगर वही सवाल नुकसान का हो जाए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 100% चांस है कि आपको 500 रुपये का नुकसान होगा। 2. 50% चांस है कि आपको 1000 रुपये का नुकसान होगा और 50% चांस है कि कुछ नहीं होगा। तो ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, यानी रिस्की डिसीजन, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद नुकसान टल जाए। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। 4. कानेमन की खोज का महत्व। कानेमन ने यह साबित किया कि इंसान तर्क, लॉजिक से नहीं, भावनाओं, इमोशंस से फैसले लेता है, और सबसे बड़ी भावना है नुकसान का डर। इसी वजह से लोग छोटी बचत करने में देर करते हैं, बड़े निवेश से कतराते हैं, नौकरी बदलने से डरते हैं या टॉक्सिक रिश्ते भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें डर है अगर मैंने छोड़ा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमें सिखाती है कि अगर हमें सही फैसले लेने हैं तो हमें नुकसान के डर को पहचानना और नियंत्रित करना होगा, वरना हम हमेशा शॉर्ट टर्म इमोशंस में फंसकर लॉन्ग टर्म में गलत चॉइसेस कर बैठेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर इंसान हमेशा नुकसान से डर कर फैसले लेता है तो क्या हम कभी सच में तर्कसंगत, रैशनल हो सकते हैं, या फिर हमारा दिमाग हमेशा हमें धोखा देता रहेगा? इसका जवाब छिपा है कानीमैन की अगली खोज में, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जब इंसान खुद को अपनी असली क्षमता से ज्यादा समझ बैठता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जिंदगी कितनी खुश है तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे हाँ, मैं अभी इस वक्त बहुत खुश हूं, या फिर आप अपने बीते अनुभवों को गिनाकर बताएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी या बुरी रही है? डैनियल कानेमन कहते हैं, हमारी जिंदगी को सिर्फ एक सेल्फ नहीं जीता, बल्कि 2 सेल्फ जीते हैं।
एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो हर पल को महसूस करता है, और दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ, जो यादों के आधार पर हमारी पूरी कहानी गढ़ता है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ सबसे पहले समझते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ये वही हिस्सा है जो उस पल में मौजूद रहता है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं या समुद्र किनारे बैठकर हवा का मजा ले रहे हैं, उस समय जो सुकून, जो खुशी आपको महसूस हो रही है, वो आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ बहुत ईमानदार है। ये सिर्फ वही रिपोर्ट करता है जो अभी हो रहा है। अगर दर्द है तो कहेगा दर्द है, अगर सुकून है तो कहेगा सब अच्छा है। लेकिन इस सेल्फ की एक कमजोरी है, इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे ही पल बीत गया, अनुभव धुंधला हो जाता है। रिमेंबरिंग सेल्फ। अब आते हैं रिमेंबरिंग सेल्फ पर। यह हमारे अंदर का कहानीकार है। ये तय करता है कि हमारी जिंदगी कैसी थी और आगे हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 दिन की छुट्टियां बिताई। पहले 9 दिन बेहद शानदार रहे, खूबसूरत जगहें, मजेदार खाना, अच्छे लोग। लेकिन आखिरी दिन किसी वजह से बहुत खराब निकल गया। अब एक्सपीरियंसिंग सेल्फ तो 9 दिन की खुशियां जी चुका था, लेकिन आपका रिमेंबरिंग सेल्फ कहेगा ये ट्रिप अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसने आखिरी अनुभव को ही पूरी कहानी मान लिया। यानी हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ सिर्फ कुछ पलों और एंड रिजल्ट को याद रखता है। एक्सपीरियंसिंग वर्सेस रिमेंबरिंग, यहां सबसे बड़ा फर्क यही है। अब एक्सपीरियंसिंग सेल्फ पल पल की सच्चाई जीता है, लेकिन रिमेंबरिंग सेल्फ यादों को एडिट करके अपनी कहानी बनाता है। यानी अगर कोई सर्जरी हुई और वो लंबे समय तक चली, लेकिन आखिर में दर्द थोड़ा कम था, तो रिमेंबरिंग सेल्फ कहेगा कि ठीक ठाक अनुभव था। लेकिन अगर वही सर्जरी छोटी थी मगर अंत में बहुत दर्दनाक रही, तो रिमेंबरिंग सेल्फ कहेगा कि बहुत बुरा अनुभव था। असल अनुभव क्या था, इससे फर्क नहीं पड़ता। फैसले हमेशा यादें तय करती हैं। इसीलिए हम छुट्टियां और रिश्ते, काम और जिंदगी के फैसले ज्यादातर अपने रिमेंबरिंग सेल्फ की नजर से लेते हैं, न कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ से। तो दोस्तों, कानेमन का ये विचार हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी हमेशा उस पल में नहीं रहती जो हमने जिया था, बल्कि उस याद में रहती है जो हमने अपने दिमाग में संजोई। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ दोनों हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब रिमेंबरिंग सेल्फ हमें गलत दिशा में ले जाता है। अब बड़ा सवाल यह है, अगर हमारे सारे बड़े फैसले रिमेंबरिंग सेल्फ लेता है और अगर वो असल अनुभव से अलग कहानी बनाता है, तो क्या हम सच में कभी खुश रह पाते हैं, या फिर हमारी यादें ही हमें धोखा देती रहती हैं? यही राज हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां कानेमन बताते हैं कि क्यों इंसान अपनी समझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलतियां करता है। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से सीखा कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स काम करते हैं। सिस्टम 1 तेज, सहज, भावनात्मक। सिस्टम 2 धीमा, सोच समझकर, तार्किक। हम अक्सर सिस्टम 1 पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये तेज है और मेहनत नहीं मांगता, लेकिन असली शक्ति तब मिलती है जब हम जरूरत पड़ने पर सिस्टम 2 को जागृत करें। यानी जब बात बड़े फैसलों की हो, तब रुककर, सोचकर और गहराई से विश्लेषण करके निर्णय लें। कानेमन कहते हैं कि अगर हम सचेत रहकर सिस्टम 2 को ज्यादा इस्तेमाल करें, तो हम कई गलतियों से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, सिस्टम 2 मेहनत मांगता है। लोग अक्सर आलस या जल्दीबाजी में इस मेहनत से बचना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। सिस्टम 1 तुरंत कहेगा ये कंपनी पॉपुलर है, इसमें डाल दो। लेकिन सिस्टम 2 कहेगा रुको, बैलेंस शीट देखो, मार्केट समझो, रिस्क एनालिसिस करो। किसी बहस में कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, सिस्टम 8 कहेगा तुरंत गुस्सा करो। लेकिन सिस्टम 2 कहेगा रुको, सोचो, क्या प्रतिक्रिया देने से फायदा होगा। यानी सिस्टम 2 हमें सोच समझकर कदम उठाने की ताकत देता है। अब सवाल है, हम अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल कैसे बढ़ाएं? कुछ आसान सुझाव हैं। 1 बड़े निर्णय में समय लें, तुरंत हाँ या ना मत कहें, रिसर्च करें, सोचें, विकल्प देखें। 2 तुरंत प्रतिक्रिया से बचें, खासकर गुस्से या भावनात्मक स्थिति में। पहले शांत हों, फिर जवाब दें। 3 अपने बायसेस को पहचानें, ये मानना कि हम गलत नहीं हो सकते खुद में एक गलती है। अपने दिमाग की चालाकियों और शॉर्टकट्स को समझें। 4 क्वेश्चनिंग की आदत डालें, हर जानकारी पर सवाल करें, क्या ये सच है, क्या इसका प्रमाण है। धीरे धीरे ये आदतें सिस्टम 2 को मजबूत करेंगी। तो दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह सिखाती है कि इंसान पूरी तरह से रैशनल नहीं होता। हमारे दिमाग के दोनों सिस्टम्स
आस्था तेज दिमाग सिस्टम 1 और धीमा दिमाग सिस्टम 2 हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले तय करते हैं। सिस्टम 1 हमें तेजी और सहजता देता है, लेकिन हमें कई बार गलत रास्ते पर भी ले जाता है। सिस्टम 2 हमें गहराई और विश्लेषण की ताकत देता है, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए। अगर हम इन दोनों की ताकत और कमजोरी समझ लें तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों, वित्तीय निर्णयों और सामाजिक व्यवहार हर चीज को कहीं बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा सुझाव है, रोजमर्रा के छोटे कामों में सिस्टम मेन को काम करने दें ताकि आपकी एनर्जी बचे। लेकिन जब बात बड़े फैसलों की हो, करियर, रिश्ते, निवेश या कोई बड़ा जीवन चयन, वहां सिस्टम 2 को जगाए। धीरे धीरे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें कि वो जल्दबाजी से बचे और गहराई से सोचे। अगर आप ये आदत डाल लें तो आप पाएंगे कि आपकी गलतियां कम होंगी और आपके निर्णय कहीं ज्यादा प्रभावी होंगे। दोस्तों, यही है डैनियल कानेमन की महान किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि इंसान सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि भावनाओं और यादों से प्रभावित एक जटिल प्राणी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही दिशा में जाए तो अपने दिमाग के इन दोनों सिस्टम्स को समझना बेहद जरूरी है। तो आज से एक नया संकल्प लीजिए, मैं जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर फैसले लूंगा। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी और सफलता दिलाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली स्टोरी और बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए आज की वीडियो से आपने कौन सी सबसे बड़ी सीख अपने जीवन में लागू करने का सोचा है। आपका जवाब पढ़कर मुझे और भी खुशी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, परिवार या स्टूडेंट्स भी अपनी सोच को बदलें और बेहतर निर्णय लेना सीखें तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। याद रखिए, नॉलेज तब तक अधूरा है जब तक उसे दूसरों तक पहुंचाया न जाए।